गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो केमिस्ट्री क्लास हो गई अभी? यस सर। अच्छा, जस्ट अभी फिनिश हुआ है क्या? यस सर। ठीक ठीक, गुड। चलो, और भी बच्चे आने हैं कि इतने ही बच्चे हो तुम लोग? सब पता है। कल तो ज्यादा बच्चे थे। सर आज स्कूल भी है ना, तो इसलिए शायद कुछ बच्चे नहीं आएंगे। ओके ओके, ठीक है। चलो ठीक है। सो वी वुड बी स्टार्टिंग a new chapter called work power energy. ठीक है। So far we have already revised motion and forces, kinematics और force हम लोग already revise कर चुके हैं। Next topic that we are going to revise is work power energy. So quickly we would be recapping all the definitions and all the relevant formulas. And उसके बाद फिर इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्क डन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम लोग बोलते हैं कि वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लग गया एफ, और इस फोर्स के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया आगे की ओर डी, तो वर्क डन इस पे परफॉर्म किया जाएगा। कौन करेगा? तो वर्क इज ऑलवेज डन बाय ए फोर्स and it is done only when displacement has taken place. So value of work done here, इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो F डॉट डी होता है। अब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा होगा उनको ये डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं पता होगा, बट स्टिल इसको मैं सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ी बात कि इसका जो यूनिट होता है वर्क डन का, ये मीटर, न्यूटन मीटर होता है। Newton meter is also famously known as joule. So this is the unit of work done. Most importantly, this is a scalar quantity. इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो F डॉट डी जो है ना, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग खोलते हैं तो ये F इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है। तो वर्क डन का वैल्यू एफ डी कॉस थीटा होगा। यहाँ पे थीटा इज एंगल बिटवीन, कभी कभी ऐसा होगा कि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज थीटा। ठीक है। अब कॉस थीटा में थीटा के अलग अलग वैल्यूज पे कॉस थीटा का वैल्यू तुम लोगों को पता होगा, कई सारे बच्चों को, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो मैं बता दे रहा हूं उनके लिए। थीटा 0 डिग्री तो कॉस 0 1 होता है। ये फेमस एंगल्स जो है उनकी बात कर रहा हूं। 30 डिग्री पे कॉस थीटा जो होता है ये √3/2 होता है। 60 डिग्री पे अगर थीटा 60 डिग्री है, कॉस थीटा का वैल्यू हाफ होता है। ठीक है। 90 डिग्री पे 45 डिग्री एक छूट गया, अभी यहाँ पे डाल देते हैं। 45 डिग्री पे कॉस थीटा 1/√2 होता है। 90 डिग्री पे कॉस थीटा 0 होता है। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 180 डिग्री पे कॉस थीटा -1 होता है। ठीक है। एक और भी एंगल का जरूरत पड़ेगा, वो मुझे कहीं बीच में यहाँ पे डालना पड़ेगा उस वाले एंगल को, 120 डिग्री का। ठीक है। ये बहुत फेमस एंगल है इसलिए ये डाल रहा हूं। ये -1/2 होता है, 1/2 -1/2। कॉस 120 डिग्री इज -1/2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कई सारे केसेस हैं, इन सारे ही केसेस में अगर हम लोग वर्क डन का वैल्यू अगर लिखें, ठीक है, तो देखो क्या क्या बनता जाएगा। वर्क डन एफ डी कॉस थीटा से, मान लो एफ फोर्स लगा, डी डिस्प्लेसमेंट हुआ और एंगल थीटा है उनके बीच का, तो जब एंगल 0 डिग्री होगा यानी सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा,
तो उस वाले केस में वर्क डन मैक्सिमम होगा एफ डी के इक्वल। जब थीटा इतना हो जाएगा तो एफ डी इंटू कॉस थीटा की जगह पे ना √3/2 रख दो। यहाँ पे ये एफ डी अपॉन 2 होगा, यहाँ पे एफ डी अपॉन √2 हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अगर वर्क डन किसी ऐसे फोर्स के कारण निकालना हो जो कि परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट लग रहा हो, एंगल 90 डिग्री हो, तो वर्क डन 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। 180 डिग्री होगा तो माइनस एफ डी होगा, 120 डिग्री होगा तो माइनस एफ डी अपॉन 2 होगा। सो दीज आर सम ऑफ द केसेस, फेमस केसेस, जिसमें कि वर्क डन का वैल्यू हमने निकालना और लिखना सिखलाया। ठीक है। अब कभी कभी ना नेट वर्क डन निकालना होता है। एक ही ऑब्जेक्ट पे हो सकता है कि कई सारे फोर्सेस, ये F1 लग रहा हो, ये F2 लग रहा हो, F2 चलो इसको ले लेते हैं, ये F3 लग रहा है, ये F4 लग रहा है, ये F5 लग रहा है। नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क डन निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट कोई एक ही होगा, ठीक है। सारे इंडिविजुअल फोर्सेस F1, F2, F3, F4, F5 का वर्क डन विद साइन निकाल लो, और उन सारे वर्क डन को साइन के साथ ऐड कर दो। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू वुड गेट द वैल्यू ऑफ नेट वर्क डन। ठीक है। तो नेट वर्क डन निकालने का ये तरीका हो गया। दूसरा, एक और भी तरीका है नेट वर्क डन निकालने का। तुम सारे फोर्सेस का ना रिजल्टेंट निकालो, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन वेक्टर फॉर्म, और वो जो नेट फोर्स आएगा ना, उसका तुम डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है। तो ये वाला मेथड और ये वाला मेथड दोनों सेम रिजल्ट देगा, बट समटाइम्स ये वाला मेथड ना ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये वाला मेथड कब हेल्पफुल होगा? सपोज हमने बोला कि ये 5 फोर्सेस तो लग रहे हैं, सारे बच्चे समझना है इस बात को ध्यान से। हमने बोला कि ये दीज आर 5 फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, बट द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ठीक है। ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, वर्क डन कितना होगा भाई? तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, 0 होगा। ठीक है। दूसरा, ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं बट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स 0 होगा, तो उस वाले केस में भी नेट वर्क डन 0 होगा। अब समझो ये वाला मेथड से बहुत आसानी से आ गया 0 वर्क डन, बट अगर अलग अलग फोर्सेस का तुम वर्क डन निकालते तो उस वाले केस में ये वर्क डन का वैल्यू 0 नहीं मतलब ऐड करके अगर निकालते तो काफी ज्यादा टाइम लगता, फाइनली आता 0 ही, लेकिन टाइम तुम्हारा काफी ज्यादा लग जाता। ये मेथड आ रहा है समझ में जो बोल रहा हूं? क्योंकि इस वाले ने 0 वर्क डन नहीं किया होगा, इसने चलो किया होगा, इसने नेगेटिव वर्क डन किया होगा, इसने नेगेटिव वर्क डन किया होगा, इसने पॉजिटिव वर्क डन किया होगा। इन सबों को अगर ऐड करोगे तो नेट वर्क डन 0 तो आएगा। ठीक है। बट यहाँ पर काफी लंबे कैलकुलेशन के बाद 0 आएगा। बट अगर हमने बोल दिया कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उस वाले केस में कुछ नहीं करना है, एक्सीलरेशन 0 होता है कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स अगर 0 होगा तो नेट वर्क डन भी 0 होगा। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट ये ध्यान रखना है सारे बच्चों। दूसरा ये याद रखना है कि व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, किसके किसके बीच का थीटा की बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का। तो उस वाले केस में वर्क डन वुड बी पॉजिटिव। यहाँ पे देख लो, यहां से लेकर यहां तक वर्क डन पॉजिटिव आया है कि नहीं आया है? सारे एंगल्स पे, क्योंकि थीटा ऑल आर लेस देन 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, वर्क डन 0 होगा। बट व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, उस वाले केस में वर्क डन क्या होगा? तो बाद वाले केसेस देख लो, इन सबों में वर्क डन नेगेटिव है। ठीक है। तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा, याद रह जाएगा ये। तो इस वाले फिगर में अगर मैं पूछूं, इस वाले फिगर में, ये जो फिगर दिख रहा है तुम्हें, इसमें F1 डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, F1 कैसा वर्क डन करेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी गुड। F2 कितना वर्क डन करेगा? 0। एक्सीलेंट। F3 कितना? वेरी गुड। F3 का वर्क डन नेगेटिव, बिकॉज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया। ठीक है। F4, अब देखो F4 का ना एंगल ये वाला लोगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज नेवर मोर देन 180 डिग्री। वही वाला एंगल लोगे जो 180 से छोटा है। इधर एंगल बढ़ गया 180 से, तो उधर का भूल जाओ, फिर इधर वाला एंगल लो।
ठीक है, तो ये वाला भी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है। F4 का वर्क डन नेगेटिव होगा। व्हाट अबाउट F5 का वर्क डन? पॉजिटिव। Positive. वेरी गुड, दिस इज पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, तुम में से किसी को इंटीग्रेशन तो नहीं आता होगा ना? सिर्फ No, थोड़ा sir. थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, तो उसके क्वेश्चन एनटीएससी के एग्जाम में आएंगे भी नहीं, सो टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम्हें एक ग्राफ दे दिया हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, किसका किसका ग्राफ है बच्चों? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। सपोज ये ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। तो एरिया अंडर ग्राफ जो होगा ना, मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू ये 2 मीटर है और ये d 5 मीटर है। इसके बीच में ये वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ किया ना दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का, और ये ऊपर में ये ग्राफ और नीचे में एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया बनेगा, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ये सारे बच्चे ध्यान में भी रखेंगे। एरिया अंडर ग्राफ of force versus displacement gives the value of work done। ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ वर्क डन होता है, लेकिन ग्राफ किसका किसका होना चाहिए? ये नहीं कि अरे गहरे किसी का भी ग्राफ उठा लो। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ गिवन है तो एरिया अंडर ग्राफ वैल्यू ऑफ वर्क डन देगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली इस तरह का काम हम लोग कर चुके परसों, मतलब लास्ट टू लास्ट क्लास में। किस केस में किया था बताओ, एरिया अंडर ग्राफ कब निकाला था हम लोगों ने? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। वेरी गुड, जब हाँ वीटी ग्राफ गिवन होता है तो ये एरिया अंडर ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद आया? बट अगर ये एटी ग्राफ होगा, ठीक है, ये एटी ग्राफ, हाँ वेलोसिटी नहीं, उस दिन भी हमने टोका था, क्या होता है ये? चेंज इन वेलोसिटी। वेरी गुड, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन हमने बताया। एरिया अंडर ग्राफ के चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन वर्क डन नहीं है। क्या बोल रहे हो? चेंज इन सर जैसे VT है तो वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा, डिस्प्लेसमेंट ना होगा। डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है बच्चे, चेंज इन पोजीशन होता है। पोजीशन चेंज हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हो भाई? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें चेंज का सवाल नहीं पैदा होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? सिमिलरली वर्क डन भी चेंज नहीं होता, वर्क डन इज वर्क डन। There is no term in physics like change in work done. Change in energy हो सकता है, ठीक है, but change in work done is irrelevant term। ओके ठीक है, अब देखो चेंज इन वेलोसिटी हो सकता है, ठीक है, बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। ठीक है ना? यस सर। हाँ, चेंज इन फोर्स नहीं होता है, फोर्स फोर्स होता है, चेंज इन फोर्स नहीं होता है। ठीक है, चलो, तो ये हमने बेसिकली एरिया अंडर ग्राफ, अगर एफडी ग्राफ गिवन है तो वर्क डन का वैल्यू देगा, ये बताया। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है विच इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस थ्योरम सेज, इसको हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चलता हुआ फाइनली v वेलोसिटी इसने गेन कर लिया थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट d। मान लो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स तुम ये लिख सकते हो ना? बोलो। अब एक काम करो, दोनों तरफ मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हाफ से दोनों तरफ डिवाइड भी कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब समझना यहाँ पे ध्यान से, mv² by 2 is called kinetic energy।
Kinetic energy is a type of energy which is contained or possessed by the body by virtue of its motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी उसके पास हमेशा होगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इस चैप्टर के सारे क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होगा, उसका वैल्यू हाफ mv स्क्वायर होगा। m is mass of the object, v is speed of the object, v is not velocity, ध्यान दो, v is what, तो v is speed of the object। क्लियर है ये? So this is the value of kinetic energy। तो kinetic energy half mv square के इक्वल होगा। Since this velocity is final, so this kinetic energy would be final kinetic energy। इसको इधर लाओ, this is initial kinetic energy, since this kinetic energy is associated with initial velocity or initial speed of the object। अब m into a क्या होता है, कौन बताएगा? What is m into Force. This is very good, net force। ठीक है, सारे फोर्सेस मिलकर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, याद है कल बताया था हमने। नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट डी करो, तो ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सिंस दिस इज नेट फोर्स, समेशन मतलब ऑल द फोर्सेस, सो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ नेट वर्क डन। अभी थोड़ी देर पहले नेट वर्क डन यही तो डिफाइन किया है। ये देखो नेट वर्क डन का क्या डेफिनेशन था, नेट वर्क डन वाज नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वही चीज यहाँ पे आ गया, नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नेट वर्क डन। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज एन यूनिवर्सल थ्योरम, इट हैज नो एक्सेप्शन, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है बच्चा, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट, ये हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे अभी। बट वर्क डन बाय फेमस फोर्सेस, ये हम लोग सीख रहे हैं। तो देखो मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सबसे पहला हम लोग वर्क डन सीख रहे हैं ग्रेविटी। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसलिए जल्दी जल्दी, ज्यादा मुश्किल है भी नहीं, समझ में आ जाएगा। ये mg नीचे की ओर वेट लग रहा है, और मान लो ये डिस्प्लेसमेंट d हो गया, h हो गया, तो वर्क डन का वैल्यू देखो, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही फोर्स, तो वर्क डन का वैल्यू mg इंटू h हो जाएगा, है कि नहीं है। अगर यही वाला, अगर ये व्हेन h इज डाउनवर्ड, मतलब डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हुआ है, अगर यही डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता तब क्या लगता है, क्या होता वर्क डन, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट h ऊपर, एंगल 180 डिग्री, तो उस वाले केस में वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव होता माइनस mgh व्हेन h इज अपवर्ड, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव वरना पॉजिटिव, याद रहेगा ये। अब 11th में ये वाला पॉइंट प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि उतना टाइम नहीं है प्रूफ करने का। कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से चलता हुआ अगर यहां चला जाए, मान लो ये पाथ हो, ये पाथ हो, या किसी भी इस तरह के पाथ से, कर्व पाथ से यहां चला जाए, तो कुछ नहीं करना है, इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन के बीच का ये जो वर्टिकल हाइट होगा, वर्क डन सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो वर्क डन इन थर्ड केस वुड आल्सो बी इक्वल टू mgh। h is vertical distance between initial and final positions, ठीक है, ये ध्यान रखना है सारे बच्चों। कहने का मतलब, मान लो ये कोई भी एक इंक्लाइन है, अब ऑब्जेक्ट यहां से चलता हुआ m मास का फाइनली यहां पे आ गया, ये वाला डिस्टेंस l गिवन है, बट ये वाला हाइट h गिवन है, ये एंगल नहीं गिवन है, वर्क डन का वैल्यू क्या होगा यहां से यहां के बीच में। तो वर्क डन निकालने के लिए सिंपली इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन का ये वर्टिकल हाइट तुम देखोगे, क्या हो जाएगा वर्क डन, mg इंटू h के इक्वल हो जाएगा। आ रही बात समझ में। दूसरा, अगर यहाँ पे ये चला जा रहा था नीचे, तो एक नॉर्मल फोर्स इस पे लगेगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। नॉर्मल कितना वर्क डन करेगा, एनीवन, एनी आइडिया? 0. 0 वेरी गुड। 0 इसलिए क्योंकि नॉर्मल ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट
डाउन द इंक्लाइन हो रहा है, तो एंगल 90 डिग्री, सो वर्क डन वुड बी 0। ठीक है, तो दूसरा, वर्क डन बाय नॉर्मल is 0 if surface is not moving. ये नीचे वाला जो इंक्लाइन है ना, अगर ये नहीं मूव करेगा, ये भी कंडीशनल है, ये सब पढ़ेंगे 11th में बहुत डिटेल में। अगर ये नीचे वाला सरफेस स्टेशनरी है, इट इज नॉट मूविंग, देन इन दैट केस वर्क डन बाय नॉर्मल 0 है। बट मान लो इधर की ओर ये नॉर्मल, ये सरफेस मूव कर जाए, नीचे की ओर सरफेस मूव कर जाए, तो उस वाले केस में नॉर्मल का वर्क डन 0 नहीं होगा। क्लियर ये हुआ? ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दो, इसलिए नहीं 0 होगा भाई, देखो ऊपर की ओर ये मूव कर रहा है, तो ऊपर की ओर अब मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट अब डाउन द इंक्लाइन नहीं हो जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है इधर रिजल्टेंट आवे, हो सकता है इधर रिजल्टेंट आवे, हम नॉर्मल के साथ एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो उस वाले केस में वर्क डन 0 नहीं होगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारे एग्जाम में जो आएगा, नीचे वाला सरफेस स्टेशनरी होगा, नॉर्मल का वर्क डन 0 ले लेना। अब यहाँ पे जैसे देखो, नीचे ये ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऑब्जेक्ट को तुम आगे मूव करवा रहे हो, नॉर्मल ऊपर लगेगा, वर्क डन यहाँ पे भी 0 होगा। तो अगर नीचे का सरफेस ना मूव कर रहा तो वर्क डन में नॉर्मल 0 होगा। क्लियर है? यस सर। गुड। थर्ड पॉइंट, वर्क डन बाय टेंशन। ठीक है, इन सर्कुलर मोशन अगर धागे से बांध के करवा रहे हो, कितना होगा? मान लो ये धागे से पत्थर को बांध दिया और इस वाले पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करवा दिया, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? तो ये देखो, डिस्प्लेसमेंट इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंशन रेडियल डायरेक्शन में, एंगल हो गया 90 डिग्री, वर्क डन बाय टेंशन वुड बी 0। वेरी गुड। चौथा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वर्क डन, अब जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट को हम उधर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात कि स्टैटिक फ्रिक्शन, एफएस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जो होगा ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस नहीं मूव कर रहा है। ठीक है, बट काइनेटिक फ्रिक्शन अगर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इफ के, दैट वुड बी इक्वल टू म्यू इन, ये तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हुआ, इनटू डिस्प्लेसमेंट आगे, बट चूंकि फोर्स पी से डिस्प्लेसमेंट आगे एंगल 180 डिग्री, तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? सर एक बार ये काइनेटिक फ्रिक्शन वाला समझा दो। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन ये देखो बच्चे क्या है, तुम खींच रहे हो ऑब्जेक्ट को, आगे की ओर मूव करवा रहे हो, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रहा है ना, बट रिलेटिव मोशन आगे है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ठीक है, अब ये एफ के का वैल्यू क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का? म्यू इनटू एन, कल बताया था, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल फोर्स है। ओके। अब ये एंगल 180 डिग्री हो गया ना दोनों के बीच में, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, म्यू एन इनटू डिस्प्लेसमेंट टी विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, यस। अब देखो पांचवा, वर्क डन, ये ध्यान रखना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑल, हर तरह के वैल्यूज पॉसिबल है फ्रिक्शन का वर्क डन का। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ नेगेटिव ही वर्क डन करेगा, हर तरह का वर्क डन कर सकता है। भाई ऊपर वाले केस में 0 भी तो कर दिया ना। ठीक है, दूसरा एक और केस पॉजिटिव, ये देखो, ये नीचे एक ब्लॉक है, ऊपर उस पर एक ब्लॉक रख दिया, तुम नीचे वाले ब्लॉक को खींच रहे हो, तो तुम्हें है आइडिया कि ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर की ओर लगता है मोशन के दौरान? नीचे बुक रखी है, उसके ऊपर अपना मोबाइल रख लो, नीचे से बुक को खींचो,
मोबाइल पे तुम फोर्स नहीं लगा रहे हो, ये वाला मोबाइल भी आगे जाता है, किस फोर्स के कारण आगे जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन नीचे वाला ब्लॉक ना आगे ही लगाता है। आती है बात समझ में ये? क्यों? क्योंकि इस वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी पीछे की ओर है, उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आगे लगता है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, तो दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ इस पे? यस सर। तो ये वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 11th में, ठीक है? आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, इसीलिए जितना पॉसिबल है, ठीक है, उतना इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं, ठीक है? आ रही बात समझ? तो ये हो गया फ्रिक्शन का वर्क डन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, इसीलिए हमने बताया, ठीक है? अब देखो आगे, मान लो अब एक क्वेश्चन करेंगे छोटा सा। दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.5, ठीक है? अब इधर की ओर हमने इस पे लगा दिया है एक फोर्स 40 न्यूटन का, तो तुम्हें बतलाना है t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 seconds, हाउ मच वैल्यू वर्क डन विल बी डन बाय इट ऑन दिस फोर्स। इफ कितना वर्क डन करेगा बिटवीन t equal to 0 to t equal to 4 second, find पहला वर्क डन बाय फोर्स F, दूसरा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एंड थर्ड नेट वर्क डन। चलो फटाफट इसको करो सारे बच्चे जरा। सर वर्क डन बाय फोर्स 2560 न्यूटन आ रहा है। So work done by force 1600, work done by friction 1000, or work done net is equal to 600. So minus 1000 work done by friction. ठीक है, चलो सारे बच्चे अब देखो इसको। आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 40 न्यूटन का फोर्स लगाया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स हमने लगाया है, फ्रिक्शन जो लगेगा उसका वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करेंगे। नीचे वेट 50 न्यूटन, नॉर्मल इसको बैलेंस करेगा, ये भी होगा 50 न्यूटन, तो पीछे की ओर फ्रिक्शन जो कि काइनेटिक इन नेचर होगा, म्यू n 0.5 इंटू 50, ये दिख रहा है 25 न्यूटन आता हुआ, तो ये 25 न्यूटन हुआ। अब तुम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो। देखो एक क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं सारे कॉन्सेप्ट इससे रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट गिवन, टाइम इज गिवन। इस वाले टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा दैट वी नीड टू कैलकुलेट। तो नेट फोर्स, ये कल जो पढ़ा था चैप्टर उसका एप्लीकेशन हुआ। तो नेट फोर्स कितना है भाई? तो 40 न्यूटन, पीछे 25 न्यूटन का फ्रिक्शन, इस डायरेक्शन में जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस के लॉन्ग, यही दो फोर्सेस लग रहे हैं, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किसको किसको समझ में आ रहा है? 15/5, ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा।
बोलो। अब ये एक्सेलरेशन पता चल गया, अब डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट t × 4 सेकेंड में x इज इक्वल टू या d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a d स्क्वायर से निकालोगे। अब ये पहला दिन जो मोशन पड़ा था उसका एप्लीकेशन आ गया, तो ut इज 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर, तो दिस इज 16 बाई 2 इज 8 इंटू 3 इज 24 मीटर्स, तो ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया। अब वर्क डन बाई फोर्स इफ आगे डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स इफ भी आगे है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, और डिस्प्लेसमेंट अब जाकर आया 24 मीटर, तो वर्क डन बाई फोर्स इफ वुड बी पॉजिटिव and that would be force F into D is 24 meters. So that is 24 into 4 is 960 joules. Work done by friction. Friction is in backward direction, displacement is taking place in forward direction. So work done by friction would be negative because angle is 180 degree. Friction P से displacement आगे, work done negative, कोई doubt? And that would be minus 24 into 25 is minus 600 जूल। अब नेट वर्क डन, इन सारे वर्क डन को ऐड कर दो, वर्क डन बाई एफ, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई नॉर्मल एंड वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो देखो वर्क डन बाई फ्रिक्शन 960 जूल्स, ये कितना है वर्क डन बाई एफ 960 जूल, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज माइनस 600 जूल, वर्क डन बाई नॉर्मल कितना होगा, एंगल 90 डिग्री है, दिख रहा है सबको जीरो आता हुआ। वर्क डन बाई ग्रेविटी भी सेम फंडे से ये जीरो होगा, सो दैट इज 360 जूल्स। बोलो क्लियर है, ये नेट वर्क डन है। यस। अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ और वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके, ठीक है, क्या बोला हमने, अगर वेलोसिटी निकालना चाहूँ वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके, तो देखो नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब नेट वर्क डन हम लोग निकाल चुके, विच इज 360 इज इक्वल टू हाफ m इज 5 इंटू v का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था। ध्यान दो नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, बट वर्क डन का चेंज नहीं होता है, वर्क डन होता है, ठीक है। जिस किसी बच्चे ने ये डाउट पूछा था उसको क्लियर कर रहा हूँ, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये 5 इसको ना 72 टाइम्स कैंसिल करेगा, v स्क्वायर का वैल्यू 144 होगा, वैल्यू ऑफ v तुम्हारा 12 मीटर पर सेकंड आ गया। यस तुम अच्छा, तुम्हें टाइम पता है, एक्सीलरेशन पता है, ठीक है, तो तुम इससे भी तो निकाल सकते थे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से, v इज इक्वल टू u प्लस 80 से, जरा करके देखो तो सेम रिजल्ट आ रहा है कि डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है? सर सेम आ रहा, सेम आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये v का u का वैल्यू 0, a का वैल्यू इज 3, t का वैल्यू 4, तो ये देखो 12 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? सर वो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकाला था? काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकाला था वो मल्टीप्लाई बाय 50 वाला? ये फॉर्मूला होता है ना बच्चे, म्यू इनटू एन, कल आए थे कल की क्लास में आप? अच्छा सर ठीक है। हाँ, कल की क्लास में बताया था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू एन इज नॉर्मल फोर्स, तो वेट को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल 50 हो जाएगा और म्यू इज गिवन 0.5, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 25 में। ओके सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखें अब सीधा हम लोग पहुंच रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ना एक छोटा सा चीज हमें पढ़ना पड़ेगा, विच इज पोटेंशियल एनर्जी। एक तरह का एनर्जी डिफाइन कर चुके, पोटेंशियल एनर्जी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ना किसी भी सिस्टम के द्वारा पोजेस्ड एनर्जी होता है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ओरिएंटेशन, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के ओरिएंटेशन पे डिपेंडेंट जो एनर्जी होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, और ये सिर्फ तब एग्जिस्ट करेगा जब सिस्टम के पार्टिकल्स के बीच में एक इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल फोर्स जो लगता है ना, उसके कारण दो तरह का पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता है। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
इन दोनों का वैल्यू मैं लिखना सिखा रहा हूं। सबसे पहले देखो, कहीं पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको यू से डिनोट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। एक कोई भी एक वर्टिकल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल ले लोगे, इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 डिफाइन करोगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इससे h हाइट ऊपर है, सपोज दिस हाइट इज h, तो h हाइट अगर ऊपर है तो इस वाले केस में इसके पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू mg इंटू प्लस h, ये लिखेंगे। इस जो लेवल तुमने डिफाइन किया ना 0 पोटेंशियल एनर्जी के लिए, उससे h हाइट ऊपर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ये h होगा। h को ना बच्चे साइन के साथ लिखना है, ऊपर है तो पॉजिटिव, हो सकता है इस रेफरेंस से ऑब्जेक्ट नीचे हो, तो उस वाले केस में h जो होगा ना वो नेगेटिव होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस mgh लिख दोगे, h नेगेटिव, वही वाला माइनस साइन यहाँ पे आ गया। क्लियर है? तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिखला है। नेक्स्ट दूसरा जो है ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इसको हम लोग स्प्रिंग का भी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिंपल है समझना। देखो मान लो कोई भी एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट जो कि इलोंगेट हो सकता है। स्प्रिंग देखा होगा आई थिंक, सॉकर्स जो होते हैं ना वो स्प्रिंग के बने होते हैं, जो हमारा पेन जो टिप 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 करता है ना, उसके आगे जो लगा होता है वो भी एक तरह का स्प्रिंग होता है। हर स्प्रिंग का ना एक नेचुरल लेंथ होता है और इसका एक कांस्टेंट होता है विच इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट के। के इज व्हाट? तो के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी बताया था कि स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू ना माइनस के एक्स होता है, याद करो। ठीक है, नेगेटिव साइन सोर्स कि ये फोर्स हमेशा टुवर्ड्स ये नेचुरल लेंथ पोजीशन लगेगा, याद है? यहाँ पे ये जो कांस्टेंट दिख रहा है यही स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब नेचुरल लेंथ वो पोजीशन है जहां पे न तो ये स्प्रिंग इलोंगेटेड है नहीं कॉम्प्रेस्ड है। ठीक है, यानी एक्स इज अमाउंट ऑफ इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन, ये 0 है। अब समझो इस वाले स्प्रिंग को अगर हम लोगों ने एक्स डिस्टेंस से कॉम्प्रेस कर दिया या इसको एक्स डिस्टेंस से इलोंगेट कर दिया, इन आइदर केस, इन बोथ द केसेस, जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा उसका वैल्यू तुम लिखोगे हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। इस कारण से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हमेशा पॉजिटिव होगा। बोलो क्लियर है? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें k का क्या वैल्यू होगा? के का वैल्यू गिवन होता है बच्चे, हर क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके सर। ठीक है, तुम्हें हाँ या तो यू दे देगा, के का वैल्यू पूछ दिया जाएगा एक्स देकर, या नहीं तो के और एक्स गिवन होगा, यू का वैल्यू पूछा जाएगा या उसका जरूरत पड़ेगा। तो ये दो तरह का एनर्जी है। अब एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे थे हम लोग, उसका स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। इफ वर्क डन बाय डिसिपेटिव फोर्सेस इज 0, dissipative forces is 0। dissipative forces उन फोर्सेस को बोलते हैं जो कि एनर्जी का लॉस करवाते हैं। ठीक है, सारी बात समझ में? तो ये dissipative forces is 0। नेट मैकेनिकल एनर्जी, net mechanical energy of system remains conserved। तो ये ना एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये कंडीशनल है। ये वाला कंडीशन तुम्हें चेक करना पड़ेगा बच्चों कि वर्क डन बाय डिसिपेटिव फोर्सेस 0 है कि नहीं। अगर ये 0 होगा तभी मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ डिसिपेटिव फोर्सेस कौन कौन से हैं? तो डिसिपेटिव फोर्सेस मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होना चाहिए। नॉर्मल भी डिसिपेटिव फोर्स हो सकता है,
नॉर्मल भी डिसिपेटिव फोर्स है, उसका ही वर्क डन 0 होना चाहिए, वर्क डन बाई टेंशन फोर्स भी 0 होना चाहिए। तो ये सारे जितने भी एनर्जी को डिसिपेट करने वाले फोर्सेस हैं, इन सबों का वर्क डन 0 होना चाहिए, वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी तुम मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व कर सकते हो। और किस फॉर्म में एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करोगे, तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इस वाले फॉर्म में कंजर्व करोगे। बोलो क्लियर है ये K1 U1 क्या है, इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये K2 U2 क्या है, फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इस वाले फॉर्म में ही तुम एनर्जी कंजर्व करोगे, इसका एक सवाल आता ही आता है, ठीक है। अच्छा, जब 11th में पढ़ेंगे ना तो डिसिपेटिव फोर्स को एक नया नाम दे देंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत डिटेल में फिर पढ़ना पड़ेगा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, तो फिलहाल तुम ये वाला वर्ड याद रखो, ठीक है। क्लियर है? यस यस सर। गुड। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर थ्रो किया, ठीक है, विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइंड इट्स वेलोसिटी एट हाइट ऑफ 60 मीटर्स, ठीक है। v का वैल्यू 60 मीटर पे, एनर्जी कंजर्वेशन से बताना है क्या होगा, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन नहीं लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन से बताना है सारे बच्चों को। So 20 meters per second. सही है। देखो इधर 20 आ गया। हाँ ठीक है, आएगा। यहाँ पे ना रेफरेंस डिफाइन करो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh का वैल्यू लिखने के लिए ना तुम्हें खुद से रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है, कहीं पे भी करो आंसर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जहां से फेंका था वहीं पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस 0 डिफाइन कर लिया। अब मान लो ये वाला हाइट है 60 मीटर्स, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है ये निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर टोटल एनर्जी लिखो, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m इंटू 40 का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि रेफरेंस यहीं पे डिफाइन किया है। तो इनिशियल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी देखो लिखा। अब फाइनली यहाँ पर का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये h हाइट ऊपर गया है ना, तो ये m इंटू जी इंटू h लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाने में प्लस mgh। अब ये क्यों लिख पाए, क्यों एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, तो देखो इसके मोशन के दौरान इसमें सिर्फ ग्रेविटी लगेगा, तो ग्रेविटी नॉन डिसिपेटिव फोर्स है, ग्रेविटी इज नॉट डिसिपेटिव फोर्स। ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स है, दो फोर्सेज एनर्जी डिसिपेट नहीं करते हैं, ये दोनों लग जाए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे फोर्सेज वर्क डन नहीं करने चाहिए, समझ रहे हो ना। हाँ, कोई बच्चा पूछ सकता है सर ये फोर्सेज वर्क डन करे, कर दे मान लो, तब सवाल कैसे करेंगे, तब ऐसे करोगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल थ्योरम तुम्हारे पास है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ये काम करोगे, ठीक है ना। चलो अब देखो, यहाँ पे m सबों में कॉमन है, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये 1600 अपॉन 2 800 हो जाएगा, इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस g इज 10 h इज 60, ये 600 हो गया, तो v स्क्वायर अपॉन 2, अब ये 600 को इस तरफ लो, माइनस हो जाएगा, 800 माइनस 600 इज 200, सो वैल्यू v स्क्वायर इज हाउ मच 400, वैल्यू v वुड भी आएगा 400 का अंडर रूट करने में 20 मीटर पर सेकेंड। Yes. क्लियर? यस सर। वेरी गुड।
ये देखो ये एक स्प्रिंग लगा है, एक के दे दिया, स्मूथ सरफेस है, 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। अब ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको आगे की ओर हमने फेंक दिया। तुम्हें बताना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग क्या होगा। देखो क्या है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। दूसरा पार्ट, ऑल्सो फाइंड velocity of block when spring compression x is equal to 1 meter। चलो निकालो, दो पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन का 2 kg का ब्लॉक है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टुवर्ड्स द स्प्रिंग फेंक दिया, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होना स्टार्ट होगा। दोनों ही केसेस में तुम्हें x मैक्सिमम और दूसरा x जब 1 मीटर होगा तो वेलोसिटी क्या होगा ये बताना। दो पार्ट फटाफट कर जरा। तो फर्स्ट वाले पार्ट का 2 सेंटीमीटर का आधा, तो 2 मीटर। मैक्सिमम कंप्रेशन का वैल्यू बता रहे हो 2 मीटर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट वाले का 2√2 आ रहा था। सर मेरा √2 आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। सर 2√2 आ रहा है मेरा। ठीक है। चलो देखो सारे बच्चे, इस वाले केस में क्या है कि 2 kg का ब्लॉक है, 20 मीटर पर सेकंड का इसको स्पीड दे दिया, देकर हमने छोड़ दिया। मैक्सिमम कंप्रेशन के वक्त इसकी वेलोसिटी 0 होगी, नहीं 0 होती तो और भी कंप्रेस करता। ये बात आता है समझ में, बोलो। तो फर्स्ट पार्ट, एट मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक वुड बी 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल इस वाले पोजीशन के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करो। इनिशियली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है हाफ 2 × 20 का स्क्वायर, ठीक है। mgh का टर्म तो होगा नहीं क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मूव कर रहा है। जब लेवल का चेंज होता है तब mgh का टर्म आता है, प्लस हाफ kx² का भी टर्म 0 होगा क्योंकि इनिशियली स्प्रिंग इज नॉट कॉम्प्रेस्ड, ठीक है। स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय डिसिपेटिव फोर्स इज 0 है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कंजर्व द एनर्जी। अब फाइनली जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू k into x², सारा एनर्जी इस स्प्रिंग में चला जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू हाफ इंटू k इज 100 इंटू v का स्क्वायर, ठीक है। ये 100 देखो इस 100 को कैंसिल करेगा, सॉरी x का स्क्वायर है ये,
So value of x square is 4 into 2 8 आया. So value of x would be how much? Under root 8 which is 2 root 2 meters. आया था ये? यस सर ये है. अब ये देखो ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ. अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखो क्या है. हमने पूछ दिया अच्छा 2 root 2 is approximately 2.8 मीटर. तो 2.8 मीटर कॉम्प्रेशन होने के बाद रुक गया है, तो जरूर 1 मीटर के कॉम्प्रेशन में नहीं रुका होगा, वेलोसिटी तो होगा ना. बोलो. तो उस वाले केस में फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन x इज इक्वल टू 1 मीटर. तो ये हम लोग इनिशियल एनर्जी सिस्टम का वही लिखेंगे जो कि काइनेटिक एनर्जी है, हाफ इंटू 2 इंटू 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर, ये निकालना है हमें, प्लस स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के एक्स स्क्वायर में एक्स का वैल्यू 1 डालना है हमें. ठीक है. सो देखो क्या आ रहा है. दिस इज 400 लेफ्ट हैंड साइड, ये 2 कैंसिल आउट होगा, ये भी वी स्क्वायर बच जाएगा, प्लस हाफ इंटू के का वैल्यू 100 इंटू एक्स का वैल्यू 1. So this is 100 by 2 is 50. So this would be v square plus 50. So value of v square would be 400 minus 50 is 350. तो वैल्यू v कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 350. अंडर रूट ऑफ 350 का मतलब ये 18 पॉइंट समथिंग होगा, 18.7 मीटर पर सेकेंड. अंडर रूट 350 इसको एज इट इज छोड़ भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. So this is the value velocity. बोलो क्लियर है? सर सेकंड पार्ट समझ. क्वेश्चन पढ़ो सेकंड पार्ट के लिए. पढ़ा? यस सर. अब देखो समझा रहा हूं. मैंने ये बोला कि ये देखो मैक्सिमम कंप्रेशन 2.8 मीटर तक हुआ है, तो 1 मीटर 1.5 2 मीटर इन सारे टाइम पे ये ब्लॉक का वेलोसिटी होगा, क्योंकि अंदर की ओर चला जा रहा है. अभी भी वही वेलोसिटी हमने कभी पूछ लिया है तुमसे. अब एनर्जी कंजर्वेशन का जो टर्म लिखा है ना, जैसे इधर लिखा था वैसे ही यहाँ पे लिखा है. क्या टर्म होगा? इनिशियली ये पोजीशन है और फाइनली ये वाला पोजीशन पे टोटल एनर्जी लिखो. तो शुरू में जब ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो एनर्जी हाफ mv स्क्वायर से इतना होगा. चलो फिर से लिख देता हूँ. इनिशियल स्टेट में हमने क्या बोला था एनर्जी कंजर्व करने के लिए? ये देखो इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है. पोटेंशियल एनर्जी दो तरह का हो सकता है, mgh वाला भी टर्म हो सकता है, और अगर स्प्रिंग है तो हाफ के एक्स स्क्वायर वाला भी हो सकता है. इस वाले क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन था इसमें mgh का टर्म था, स्प्रिंग नहीं था. अगला जो क्वेश्चन मैंने दे दिया इसमें mgh का टर्म नहीं है, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मूव कर रहा है, बट स्प्रिंग है, हाफ के एक्स स्क्वायर का टर्म होगा. तो अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं इनिशियल k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2. ठीक है. तो k1 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? हाफ इंटू 2 इंटू 20 का स्क्वायर. और इनिशियली देयर इज नो कॉम्प्रेशन इन दिस स्प्रिंग, तो 0 लिखोगे u1 का वैल्यू. अब फाइनली k2 हमें निकालना है, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, प्लस उस वक्त कुछ कॉम्प्रेशन भी होगा जिसका वैल्यू तुम्हें दे रखा है. तो स्प्रिंग में एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर इतना होगा ना. अब यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखो. ठीक है. यहाँ पे k का वैल्यू 100 रखो और इसको सॉल्व कर दो, v का वैल्यू निकाल दो, वही आएगा. अब आया समझ? यस सर आ गया. वेरी गुड. नेक्स्ट लास्ट एक टर्म पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमने जो असाइनमेंट ला रखा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है. पावर. पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है. रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये भी स्केलर क्वांटिटी है. रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब होता है कि वर्क डन अपॉन टाइम करोगे तो, यही पावर है. अब वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट x अपॉन टाइम t अगर बोलते हो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बताओ जरा? वेलोसिटी होता है.
तो पावर का इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी टाइम पे अगर तुम्हें निकालना है पावर डिलीवर्ड, तो एफ और वी का वैसे तो डॉट प्रोडक्ट करोगे, लेकिन चलो मैं यहाँ पे एफ इंटू वी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पावर का वैल्यू फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका कि यूनिट जूल पर सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड ऑल्सो फेमसली नोन एज वॉट, ठीक है। ये होता है इसका यूनिट, ठीक है। बोलो, क्लियर है? यस सर। Yes. इस चैप्टर के सारे क्वांटिटीज हमने 3 क्वांटिटी पढ़े हैं, वर्क डन, एनर्जी एंड पावर। ये सारे स्केलर क्वांटिटी, कहीं किसी में कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। यस सर। चलो रेडी क्वेश्चन के लिए। यस सर। ऑल दो अभी भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, लेकिन अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन ये करके दिखाओ सारे बच्चे, ऑल ऑफ यू हैव टू अटेम्प्ट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। Sir, option B. देखते हैं बाकी सारे बच्चे भी करो। देखो इधर समझो, एक सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर ऐसा हो तो इसका मतलब होता है टी ग्राफ है ये, इसका मतलब होता है इस लाइन का स्लोप ना कांस्टेंट है हर जगह पे, इसका मतलब होता है वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो ओ ए जो पाथ है ना इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब फोर्स ही जीरो है। फोर्स ही जीरो नहीं है तो वर्क डन कहां से होगा बताओ जरा। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इन पार्ट ओ इज ग्रेटर देन जीरो, गलत हो गया ये, वर्क डन जीरो है ओ ए पाथ में, ठीक है। अब समझो, अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ए बी जैसा अगर ऐसा है तो यहाँ पे इसका स्लोप ना इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे स्लोप अगर इंक्रीजिंग होगा तो v ना इंक्रीजिंग होगा। v इंक्रीजिंग का मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव, यानी कि फोर्स इधर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है भाई, ठीक है। तो वर्क डन पॉजिटिव, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इन पार्ट ए बी, ठीक है। एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करता है, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो वर्क डन इन पार्ट ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ग्राफ देखकर देखो कितना कुछ बता सकते हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, क्या बोल रहे हैं, कोई डाउट है? चलो सी, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन पार्ट BC इज ग्रेटर देन जीरो, BC का ग्राफ समझ लो। अगर यहाँ पे ये सारा काइनेमेटिक्स में ग्राफ बतलाया होगा 9th में, याद होगा। डी एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, यहाँ पे ना धीरे धीरे वेलोसिटी घटती जा रही है, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो फोर्स इज आल्सो नेगेटिव। नेगेटिव फोर्स का मतलब पीछे फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, तो ग्रेटर देन जीरो ये गलत है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इन पार्ट ए बी इज लेस देन जीरो, ए बी में तो पॉजिटिव है ना वर्क डन, ठीक है, ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके, तो ये भी गलत है। समझ गए सारे बच्चे? यस सर। Yes, sir. चलो गुड।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन जरा करो। सर पार्ट बी पार्ट सेकंड ऑप्शन। बी बॉम्बे। अच्छा देखते यस हैं। सर। सर ऑप्शन सी होगा। हम्म ऑप्शन सी। हाँ सही है। चलो देखो इधर क्या कहा जा रहा है, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये अगर वेलोसिटी है, ठीक है, ये फोर्स है टू द पार्टिकल, मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन अ प्लेन। कब होता है ऐसा, किसी को कुछ है आइडिया? वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है। तो ये पार्टिकल ना सर्कुलर मोशन करेगा, थोड़ी देर बाद यहां जाएगा, ठीक है। ये देखो क्या कर दिया, उल्टा कर दिया इस वाले, ये है वेलोसिटी, ये है फोर्स, ठीक है। थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पे जाएगा, वेलोसिटी इधर होगा, फोर्स इधर हो जाएगा। तो ऐसा ना सर्कुलर मोशन में होता है। अब ऐसे केसेस में देखो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही बहुत छोटा सा यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होगा, और फोर्स इधर लग रहा है, तो एंगल दोनों के बीच का 90 डिग्री होगा, वर्क डन वुड बी जीरो। ठीक है, वर्क डन जीरो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अप्लाई करोगे तो उस वाले केस में नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब नेट वर्क डन ये जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यस अब बाकी ऑप्शंस भी जरा देखते हैं। कुछ बच्चों ने बी मार्क किया था, तो वो भी बताना पड़ेगा क्यों गलत है। velocity is a velocity is constant. Why it is not constant? Because velocity is a vector quantity. Even if its direction changes, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, सुनो समझो सारे बच्चे, अगर इधर वेलोसिटी है, फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स विल नॉट बी एबल टू, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स विल नॉट बी एबल टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, बट इट विल डेफिनेटली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। इवन इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, then also velocity will be said to be changed. So velocity is not constant. Now why acceleration is not constant? क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही एक्सेलरेशन होता है ना भाई। तो समझो अभी फोर्स तुम्हारा इधर है, थोड़ी देर के बाद इधर है, ऑलवेज परपेंडिकुलर लिख दिया। सर्कुलर मोशन में ऑलवेज परपेंडिकुलर, इधर फोर्स इधर ही एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी इधर, इधर फोर्स इधर ही एक्सेलरेशन। तो तुमको डायरेक्शन नहीं चेंज होता हुआ दिख रहा है एक्सेलरेशन का? बताना जरा यस किसने, सर। अथर तुमने बोला था, किसने बोला था ये बी ऑप्शन? सर मैंने बोला था। ठीक है, अब समझ में आया व्हाई दिस इज नॉट यस द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि डायरेक्शन चेंज करेगा। सर्कुलर मोशन में ना सब किसी क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज करता है, फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, सबका डायरेक्शन चेंज करता है। इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये तो है ही गलत। ठीक है, यस आगे सर। बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
हो गया थर्ड 56. कितना 56. 56 गुड ये चेन जो ऊपर फोर्स लगा रहा है इसका वर्क डन हमें निकालना है, फोर्स F मान लो, ठीक है। और नीचे की ओर ये हमने एक वेट बेस का लग रहा होगा जो कि 20 न्यूटन होगा। तो अब यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स F और वर्क डन बाय ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू बी 2 मीटर, तो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, माइनस m इंटू जी इंटू एच। फोर्स है 20, डिस्प्लेसमेंट है 2, तो ये माइनस 40 जूल। किसको किसको दिख रहा है बोलो, और कोई यहाँ पे फोर्स लग नहीं रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। वर्क डन बाय फोर्स F निकालना है, तो सबसे बढ़िया देखो तरीका यही है, वर्क डन बाय ग्रेविटी अभी निकाला, -40 डालो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2 kg इंटू वेलोसिटी 4 का स्क्वायर। ये लिखा हुआ है वेलोसिटी बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर, सो दिस इज 16। तो वर्क डन बाय F जो पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, 40 राइट तरफ जाकर ऐड होगा 16 में, दैट वुड रिजल्ट इनटू 56 जूल्स। कितना बढ़िया सवाल है, बताओ जरा, बोलो कोई डाउट। नो डाउट सर। तो इस तरह के ही आसान आसान क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। Car comes to skidding stop in 15 meter. The force on the car due to road is 1000 newtons. The work done by road on the car and car on the road. बताओ। सर ऑप्शन ए। किसने बोला ऑप्शन ए? नाम बताओ बच्चे, क्या है? सर अक्षत। वेरी गुड अक्षत, सही है। थोड़ा सा ये डेप्थ का क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ वर्क डन क्लियर है तो ये कर लो सवाल। देखो क्या है, समझना। गुड। देखो सपोज ये कोई भी कार है, ठीक है,
इस हॉरिजॉन्टल रोड पे चलता हुआ, ब्रेक लगाने के कारण ये रुक गया। कितने डिस्टेंस में? 15 मीटर में। ठीक है, अब फोर्स ऑन द कार ड्यू टू द रोड इज 1000 न्यूटन। आगे जा रहा है, स्किड कर रहा है, तो नीचे पीछे की ओर फोर्स लगेगा। दैट फोर्स वुड बी एक्चुअली काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये 1000 न्यूटन का फोर्स बेसिकली इस पे लगा रहा है। रोड ने लगाया कार पे। डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे की ओर 15 मीटर का। तो सबसे पहले वर्क डन ऑन द कार बाय द रोड, वर्क डन ऑन द कार बाय द रोड, ये कितने के इक्वल होगा भाई? -15। हाँ, वेरी गुड। माइनस एफ इंटू डी कर दो। तो एफ इंटू डी अगर करोगे तो दैट वुड बी इक्वल टू -1000 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 15 मीटर, सो दैट वुड बी -1500 जूल, 15,000 जूल, विच कैन बी रिटन एज -15 किलो जूल। एक पार्ट तो ये हो गया। तो अब दो ऑप्शंस तो ऐसे ही तुम छांट दो। अब बच गया ये 15 और 0 का ऑप्शन, सेकंड वाला। तो अब समझो, जब कार ने न्यूटन्स थर्ड लॉ से सड़क पे ये फोर्स लगाया 1000 न्यूटन का, ये तुम्हारा सड़क है, उस पे आगे की ओर कार ने फोर्स लगाया 1000 न्यूटन का। बट क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सड़क का मूव कर रहा है आगे की ओर? नो सर। बोलो भाई, क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आगे मूव कर रहा है सड़क का? नो। नहीं मूव कर रहा है। ठीक है, तब तक जब तक सड़क टूट ना जाए तब तक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वोंट बी मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है तो वर्क डन कहां से? तो उल्टा अगर निकालना हो, वर्क डन बाय कार ऑन द रोड, तो दैट वुड बी 0 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हैज नॉट टेकन प्लेस। क्लियर है ना यस। भाई? टायर तो जाएगा ना, टायर पे फोर्स लग रहा है, ये मूव भी कर रहा है आगे की ओर, तो उस पे वर्क डन होगा, बट रोड पे वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ, ये जरा करो भाई, थोड़ा सोचने वाला सवाल है ये भी। सारे क्वेश्चंस इस लेवल के लाए हैं कि ये क्वेश्चंस तुमने कर लिए तो एग्जाम में तुम्हारा केक वॉक हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आप एक बार ये क्वेश्चन वाली फाइल चैट में भेज सकते हो, क्योंकि ना आज मेरी दोस्त नहीं आ पाई और उसको चाहिए थी है तो। अच्छा, उसे चाहिए था। चलो ठीक है, अभी चैट पे सेंड कर देता हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस के ना आंसर्स तुम लोग नोट कर लिया करो, क्योंकि आंसर्स में लिखता नहीं हूँ तो वो बाद में रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। एक कॉपी में ना नोट कर लिया करो। ठीक है, असाइनमेंट का नाम ये था एंड दिस इज द आंसर ऑप्शंस। ठीक है, ऐसे करके। सर मेरे को चार्ट पे दिखता नहीं, तो मैं सर आपने जो नंबर दिया था उस पे आपको भेज दो ना, तो आप मेरे को सेंड कर दोगे। कल तुमने कहाँ सेंड किया था? सर मैं कल भूल गया था, आज आपको भेज दूंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, इसको हमने ना पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है इसीलिए। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? ये कर रहे थे, हाँ, 5th क्वेश्चन करो जल्दी से।
हुआ? किसी का आंसर आया इसमें? देखो क्या पूछा जा रहा है, ये ना तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे दिया है। अब दो जगहों पे तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का जरूरत है, एक तो ओरिजिन पे और दूसरा x इज इक्वल टू 2 पे। तो पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा, x का वैल्यू 0 पुट करना है इस फंक्शन में। और पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, तो दैट वुड बी x की जगह पे 2 to the power 3 minus 3 into 2, so that would be equal to 8 minus 6 is 2 joules। पर 2 है ना? आंसर बतला रहे हो तुम? सर आपने क्यूब क्यों किया 2 का? अच्छा स्क्वायर है, सॉरी सॉरी, तो दैट वुड बी माइनस 2 जूल्स। अब ठीक खुश है ना, माइनस 2 जूल है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अब देखो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल फील्ड का मतलब होता है नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगना, डिसिपेटिव फोर्स लगना। तो इनिशियल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम वुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम। मतलब यही है कि एनर्जी कंजर्व करना है तुम्हें। अब इनिशियली रेस से छोड़ा गया है तो काइनेटिक एनर्जी x इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी भी ऑलरेडी हमने निकाला, पोटेंशियल एनर्जी का भी वैल्यू देख लो 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी K2 हमें निकालना है एंड पोटेंशियल एनर्जी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एज -2 जूल्स। तो देख लो K2 का वैल्यू क्या आ गया, -2 इधर जाएगा, ये तो 0 है ही, तो ये +2 जूल्स हो जाएगा। देखो तो बहुत मुश्किल सवाल था क्या? दिस इज +2 जूल, ठीक है। ओके सर। ये क्वेश्चन करो। पिछला जो क्वेश्चन हमने किया वो एनटीएससी में तो नहीं, लेकिन एनएससीपी में आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन करो। सर स्क्रीन पे नहीं आ रहा सर क्वेश्चन 5 ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सर? पिछला वाला ही 5 ही दिख रहा है। एक सेकंड। यस सर अब अच्छा ओके, तो हमने जो सॉल्व किया था वो समझ में आ गया, वो दिख रहा था तुम्हें? यस सर। ओके यस सर। ठीक है। सर ऑप्शन बी, मतलब ए, ऑप्शन ए। चलो देखो इधर, 2E/m का रूट आ रहा था। ठीक है। बी आ रहा। ये देखो x का ये जो वैल्यू है ये क्या होगा बताओ जरा। x का दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, बोलो है कि नहीं है? यस सर।
तो x के इस पॉजिटिव वैल्यू पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू देखो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम E के इक्वल है। ठीक है, अब समझना है यहाँ पे ध्यान से, x जब लेस देन इतना है तब तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इतना है, बट U का वैल्यू 0 है अगर x ग्रेटर देन 0 है तो। ठीक है ना। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसका E है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 पे ये गिवन है पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो देखना E, ये टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया, विच इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। अब यही स्पीड तुम्हें निकालना है, सॉल्व कर लो, 2e/k का अंडर रूट करेंगे तो यही बेसिकली वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v है। ठीक है, यस सर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मुश्किल सवाल तो नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आएंगे, देखने में लगेगा कि अरे इस तरह का तो किया नहीं है, बट उसको ध्यान से सोचोगे समझोगे तो सवाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही होता है। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर ही होगा जो स्प्रिंग में होता है। ठीक है, सर ऑप्शन डी। डी, सर बी, बी फॉर बॉम्ब। ओके ओके। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि व्हेन बोथ आर स्ट्रेस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ लेंथ। ठीक है, दोनों सेम अमाउंट ऑफ लेंथ से अगर स्ट्रेच किए जाएंगे तो उस वाले केस में किस केस में वर्क डन ज्यादा होगा। ठीक है, तो हाफ, ये देखो k1 इज ग्रेटर देन k2, x के स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, x तो सेम है, और हाफ से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया, पहले केस में वर्क डन जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर सेकंड, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है, याद होगा फोर्स का वैल्यू ना kx होता है, तो ये दो में से एक वैरायटी कहीं ना कहीं लाइफ में आज के बाद तुम्हें मिल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो एक सेम किया, इफ फोर्स इज सेम, तब आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर फोर्स सेम है तब आंसर क्या आएगा। सर तो दोनों इक्वल आएगा वर्क डन। तो दोनों से इक्वल है। इक्वल नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा, k1 k2 अलग है ना, तो इलोंगेशन अलग अलग होगा। ओके। वर्क डन का वैल्यू एफ स्क्वायर अपॉन 2x किसको किसको आता है, 2k किसको किसको आता है समझ। यस एफ स्क्वायर करो ना तो k स्क्वायर x स्क्वायर हुआ, बाई 2 करो तो ये 2 भी हुआ, और एक k से डिवाइड कर दो तब तो इधर k x स्क्वायर बाई 2 बनेगा, तो एफ स्क्वायर बाई 2k हुआ कि नहीं हुआ। अब f सेम है बट k अलग है, तो देखो k1 इज ग्रेटर देन k2, चलो यहां पे सॉल्व करते हैं, इसके नीचे k1 इज ग्रेटर देन k2 दिख रहा है, तो 1/k1 के बारे में क्या ख्याल है, वुड बी लेस देन 1/k2 होगा कि नहीं होगा, इनइक्वालिटी थोड़ा बहुत तो पड़ा होगा। यस। अब दोनों तरफ एफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आया, वर्क डन इन फर्स्ट केस इज लेस देन वर्क डन इन सेकंड केस। ठीक है, ओके।
अब सुनो, एग्जैक्टली सेम यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। दो चीजें बता रहा हूं, m1 ग्रेटर देन m2, v सेम, किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा भाई, तो m1 का ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? बट देयर इज समथिंग कॉल्ड मोमेंटम। v सेम अगर हुआ तो हाफ mv स्क्वेयर, ये v स्क्वेयर बाई 2 तो सेम है, तो जिसका m1 ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, ये लिख दिया। अब दूसरे केस में मोमेंटम सेम, इफ मोमेंटम mv इज सेम, अब क्या होगा बताओ जरा, किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा? जिसका m कम होगा। वेरी गुड, जिसका कम होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा p स्क्वेयर अपॉन 2m, ये होता है काइनेटिक एनर्जी, एग्जैक्टली जैसे यहां पे हमने फॉर्मूला लिख दिया था f स्क्वेयर अपॉन k, 2k। अब जिसका ये m डिनोमिनेटर में है, मोमेंटम सेम है, तो जिसका m ज्यादा उसका ये काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। बोलो, आ रही बात समझ में? गुड, तो ये हुआ। अब देखो, अभी इस पेज पे जो बता रहा हूं ना, 90% चांसेस है कि इन केसेस में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इफ v इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जल्दी से बताओ क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, इफ x इज इंक्रीज्ड बाय 20%, increased by 20%, 44%. very good, find percentage change in potential energy of a spring। ये सब एक ही जैसे सवाल है, v चेंज कर दो या मोमेंटम चेंज कर दो, x चेंज कर दो या फोर्स चेंज कर दो 20% से, क्वेश्चन सेम रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज या काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तो ये देखो सारे बच्चे, पहले जो काइनेटिक एनर्जी k था तुम्हारा, ये mv स्क्वेयर अपॉन 2 था। अब जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ये m1.2 v का स्क्वायर, 20% चेंज मतलब v का वैल्यू क्या हो गया, 1.2 v, 20% से चेंज करने पे, ये आता है समझ में? यस सर। उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो दैट वुड बिकम mv स्क्वायर बाय 2। 1.2 का स्क्वायर कितना है, 1.44, ठीक है। अब समझो, पहले mv स्क्वायर बाय 2 था काइनेटिक एनर्जी, तो 1.44 k लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे इसको, k का कितना टाइम्स है, तो 1.44 टाइम्स है। परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो 0.44 का चेंज हुआ, आउट ऑफ k, तो 100 में कितना, तो इतना 44%, ठीक है। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, क्योंकि 20 को चेंज करके कुछ और भी किया जा सकता है। ऐसे केसेस में जहां पे स्क्वायर वैल्यू हो, स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ये जैसे काइनेटिक एनर्जी v के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो वैसे केसेस में परसेंटेज चेंज ऐसे निकाला करो। अगर ये x% से, इसका वैल्यू अगर x% से इंक्रीज किया, तो ये x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100 कर दो, x स्क्वायर को 100 से डिवाइड किया है, या कह लो 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100 किया करो। अब ये जो बोल रहा हूं ये पता नहीं क्या है, पिछले साल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसके पहले भी आया था, यही चार में से कोई एक वैरायटी पूछा जाए, ठीक है। बोलो क्लियर है? लास्ट ईयर क्वेश्चन ये आया था कि मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 30%, what is the percentage change in kinetic energy? If momentum is increased by 30%, what is percentage change in kinetic energy? तो काइनेटिक एनर्जी का अभी वैल्यू हमने बदलाया p स्क्वायर अपॉन 2m, काइनेटिक मास तो सेम रहेगा, ठीक है, ऑफ सेम मास अगर मोमेंटम 30% से चेंज कर दिया, क्या आंसर आएगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का? बोलो जल्दी। 69%। वेरी गुड, 69%। 2 into 30 60 हो गया, और 30 का स्क्वायर 900 इज 9, 60 प्लस 9 69%। बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जो साइड में आपने लिखा है 2x प्लस x स्क्वायर बाय 100, वो क्या है?
ये परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, परसेंटेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। एक्स इज परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी और मोमेंटम। वेलोसिटी या मोमेंटम किसी को भी तुमने अगर x% से चेंज किया तो काइनेटिक एनर्जी जितने परसेंट से चेंज करेगा उसका ये वैल्यू हमने लिख दिया। ओके सर। इवन स्प्रिंग का इलोंगेशन x या फोर्स x% से चेंज किया, इलोंगेशन x% से चेंज किया तो उसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का भी यही फॉर्मूला रह जाएगा चेंज का, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्क्वायर का टर्म होना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में v का स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में x का स्क्वायर होता है। तो दैट टर्म x का स्क्वायर, स्क्वायर टर्म इज इंपॉर्टेंट, उसके कारण ये आंसर आया है। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा सवाल। कर लिया सर नोट? चेंज परसेंट इन काइनेटिक एनर्जी का वो है 2x + x²। यस यस, या परसेंटेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का भी यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर तुमने इलोंगेशन x% से चेंज किया तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो इतने के इक्वल होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलो, choose the incorrect statement. सर ए और डी में से दोनों नहीं हो सकते? नहीं, ए क्यों होगा? नो वर्क इज डन ऑन मूविंग अ ब्लॉक यूनिफॉर्मली ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हो गया? सर डी। फोर्स इज जीरो। यस सर। द फोर्थ फोर्स ऑप्शन जीरो है। का मतलब द फोर्थ ऑप्शन होगा, डी होगा। हाँ, वेरी गुड। तो ये करेक्ट है, नहीं मार्क करेंगे। वर्क डन बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून इज जीरो कंसीडरिंग मून्स ऑर्बिट इज सर्कुलर। तो सर्कुलर पाथ में मूव करने में अभी बताया वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, Yes, नो वर्क इज डन बाय वेट होल्डिंग इतना स्टेडली शोल्डर, कितनी भी देर पकड़े रहोगे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है भी तो परपेंडिकुलर है, जीरो होगा, ये भी सही है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, अभी बता दिया था ना। एफ स्टैटिक 0 होता है। हाँ ठीक है, इज ऑलवेज नेगेटिव, ये गलत है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस वाज रॉन्ग। चलो गुड, ये देखो आ गया ना उस तरह का सवाल। A bullet loses 19% of kinetic energy when passes through an obstacle. Percentage change in speed क्या होगा, जल्दी बता दो। So 10%. बिल्कुल बेसिक से करो इसको। 19% चेंज होने का मतलब क्या है? लूजेस 19%, इसका मतलब शुरू में काइनेटिक एनर्जी 100 था तो अब 81 बच गया है। बोलो, यही मतलब हुआ ना भाई। अब काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ के। तो इसका अंडर रूट करो 10 आएगा, इसका अंडर रूट करो 9 आएगा, यानी शुरू में वेलोसिटी 10 पार्ट था तो अब वेलोसिटी 9 पार्ट है। लॉस ऑफ 1 पार्ट आउट ऑफ 10 100 में जब कन्वर्ट करोगे तो 10% का लॉस आएगा। ठीक है, तो रिड्यूस बाय 10% होगा। तो जो वैल्यूज है ना काइनेटिक एनर्जी, ऐसे केसेस में 100 एज्यूम कर लो, फाइनल वैल्यू निकाल लो, 19% का लॉस होने के बाद 81 होगा, दोनों का अंडर रूट करो, उसके बाद देख लो यही फाइन इनिशियल और ये फाइनल वेलोसिटी है। कितने का लॉस है? 10 में 9 हो गया तो 1 का, कितने में? 10 में, आउट ऑफ 100 कितना? ये परसेंटेज लॉस कहलाता है। तो रिड्यूस बाय 10 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो ये Yes, सारा sir. तरीका है, इसको हमने रेशियो प्रोपोर्शन से देखो सॉल्व कर दिया है, कहीं कोई एक्सप्रेशन नहीं डाला है। ठीक है, अदरवाइज इसमें टाइम लगेगा। तुम क्या लिखोगे? शुरू में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लिखोगे ऐसे, हाफ mv1 का स्क्वायर। बाद में क्या लिखोगे?
तो 100 माइनस 19 तो 81k/100 इज इक्वल टू हाफ m इंटू V2 का स्क्वायर। फिर से ये डिवाइड करोगे हाफ m और k ये साफ हो जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, 100 का अंडर रूट अपॉन 81 दोनों का अंडर रूट इज इक्वल टू, अब देखो ये V1/V2 होगा, ठीक है। तो V1 अपॉन V2 ये कितना आ गया, वही आएगा 10/9, कैलकुलेशन वैसे ही चलेगा। तो V2/V1 क्या होगा, 9/10। 10 का 9 होना मतलब 10% का लॉस हो जाना ना भाई, ये इनिशियल वेलोसिटी है, 10 का 9 होना मतलब 10% का लॉस होना, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो। चलो अगला, अभी थोड़ी देर पहले कर दिया ये चीज, इसका कॉन्सेप्ट बतला दिया है, इसको करो। E/4। देखो क्या है, two springs A and B are stressed by applying forces of equal magnitude. If energy stored in A is E, energy stored in B क्या होगा, E/4 कैसे ले आए भाई तुम, अभी तो बताया है एनर्जी का वैल्यू E/2 U का वैल्यू F²/2 के। अब A का जो एनर्जी स्टोर्ड है ना, ठीक है, वो E दे रखा है तुम्हें, समझो, A का स्टोर्ड एनर्जी E दे रखा है। तो यहाँ पे देखो हम लोग जो निकालेंगे वो ये करेंगे, F² A के लिए लिख रहे हैं डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ 2kb इज इक्वल टू दिस इज E। अब B में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा, ठीक है, B में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा दैट वुड बी F का स्क्वायर, क्योंकि फोर्स सेम है अपॉन ट्वाइस ऑफ KB, यही है ना। अब समझो यहां से F² अपॉन ट्वाइस ऑफ KB का वैल्यू 2 होगा ना बच्चों, क्या हो गया तुम लोगों को, यस सर। अरे K इसका ज्यादा है तो एनर्जी स्टोर्ड कम होगा भाई, डिनोमिनेटर में है K, जिसका कम होगा उसमें एनर्जी ज्यादा होगा, तो ये होगा ना ऑप्शन। डाउट कोई, No, sir. गुड। अब एक काम करते हैं, ये असाइनमेंट मैं अभी सेंड कर देता हूं तुम्हें, वैसे हमने डाल दिया यहाँ के चैट पे, देख लो सारे बच्चे, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 5 क्वेश्चंस ना होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, ठीक है। सॉल्व दिस 5 क्वेश्चंस एज होमवर्क, जो भी डाउट होगा अगली क्लास में पूछ लेना, ठीक है। चैट बॉक्स पे चेक करो, दिख रहा है सबों को, यस सर, मिल गया। हाँ अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैसेज, हाँ अगर नहीं दिख रहा है मैसेज कर देना, कल हमने नंबर दिया था। सर मैं मैसेज कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, इस वाले नंबर पे मैसेज करना है, हेलो सर सेंड मी दी असाइनमेंट, सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू।